अगर आपको दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिले तो आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे? MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड? ये दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अफसोस इनमें से एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। एक वक्त था जब चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और कई एशियन कंट्रीज से स्टूडेंट भारत में पढ़ाई करने के लिए आते थे। जब ये सब यूनिवर्सिटीज अस्तित्व में नहीं थी, तब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र बनी, और यह यूनिवर्सिटी थी नालंदा महाविहार। यह दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहां एक साथ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स रहा करते थे। उस समय नालंदा हायर एजुकेशन के लिए दुनिया भर में फेमस थी, पर एक ऐसा समय भी आया जब लोग इसका नाम तक भूल चुके थे। 600 सालों तक नालंदा गुमनामी के अंधेरे में दफन रही, जब तक कि इसे डिस्कवर नहीं किया गया। यह फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन, वैसे तो ये फिजिशियन थे, पर 1807 में बंगाल गवर्नमेंट ने इन्हें भारत के अलग अलग रीजन में कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करने के लिए अपॉइंट किया, और इसी सर्वे के दौरान हैमिल्टन राजगीर पहुंचे। राजगीर में गांव वालों ने हैमिल्टन को एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां बड़ी बड़ी खंडहर और मूर्तियां बिखरी हुई पड़ी थी। थोड़ी खोजबीन करने के बाद हैमिल्टन को पता चलता है कि यह जगह प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र थी। गांव वाले इन खंडहरों को तो जानते थे, पर वह भूल चुके थे इसका नाम नालंदा महाविहार। हैमिल्टन ने इस जगह का जिक्र अपने सर्वे में किया। हैमिल्टन के सर्वे की यही रिपोर्ट 1847 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बेस बनी। ब्रिटिश मेजर मार्कम कीटो ने यहाँ फिर से सर्वे किया। बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सर्वे को आगे बढ़ाया, और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, और उनकी लीडरशिप में ASI ने नालंदा का ऑफिशियल सर्वे किया। 7वीं शताब्दी में एक चाइनीज ट्रेवलर जिसका नाम था हुएनसांग भारत आया। उस समय नॉर्थ इंडिया में सम्राट हर्षवर्धन रूल कर रहे थे। हुएनसांग भारत में 15 साल रहे, जिसमें से कुछ वर्ष उन्होंने नालंदा में रहकर व्याकरण, संस्कृत, योग और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, और बाकी समय में भारत के अलग अलग राज्यों का भ्रमण किया। इस यात्रा पर हुएनसांग ने एक बुक लिखी जिसका नाम था CUकी। इसी बुक में उन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज, राजनीति और नालंदा के बारे में बहुत कुछ लिखा। इस बुक को अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्टडी किया, और 1861 में इन अवशेषों को नालंदा महाविहार के रूप में आइडेंटिफाई किया। नालंदा को उसकी खोई हुई पहचान वापस लौटाई। वर्तमान समय में जहां नालंदा के रुइंस मौजूद हैं, वह जगह बिहार के राजगीर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 320 AD से लेकर 550 AD तक भारत में गुप्त शासक रूल कर रहे थे, और इसी टाइम पीरियड को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत में विज्ञान, गणित, कला, साहित्य और सामाजिक विकास अपने पीक पर थे। ये वही समय था जब आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, साथ ही डेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी दिया, पाई का मान बताया। इसी समय में कालिदास जैसे महान कवि हुए जिनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और मेघदूतम आज भी बहुत फेमस हैं। और इसी टाइम पीरियड में यानी 427 AD में कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा महाविहार की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना और ऐसे स्कॉलर्स तैयार करना जो नालंदा से प्राप्त ज्ञान को दुनिया भर में आगे बढ़ा सके। यही रीजन था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेना चाहते थे उन्हें पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। यह एग्जाम नालंदा महाविहार के मेन गेट पर विद्वान द्वारपालों के द्वारा लिया जाता था, और एग्जाम इतना कठिन होता था कि 10 में से 3 लोग ही इसे पास कर पाते थे। ये परीक्षा पूरी तरह से ज्ञान, तर्क और शास्त्रार्थ पर आधारित होती थी। अब जरा सोचिए, जहाँ के द्वारपाल इतने इंटेलिजेंट होते थे कि एंट्रेंस एग्जाम लिया करते थे, तो वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे। नालंदा में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के ग्रंथों के साथ साथ मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा, साइंस, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट एंड लिटरेचर, योग, केमिस्ट्री, लॉजिक जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती थी। इस यूनिवर्सिटी को गुप्त और पाल शासकों ने बहुत सपोर्ट किया, साथ ही आसपास के 200 गांव भी दान में दिए, और इन गांवों से मिलने वाले अनाज और धन से इतने टीचर्स और स्टूडेंट्स का खर्च चलता था।
कहा जाता है कि यहाँ 300 से ज्यादा कमरे, 7 बड़े हॉल और एक विशाल लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगज कहा जाता था। इस लाइब्रेरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक, जिनमें 3 लाख पुस्तकें थी। यह यूनिवर्सिटी लगातार 800 वर्षों तक चलती रही और इस दौरान इस पर कई हमले भी हुए। पहला हमला गुप्त साम्राज्य के सम्राट स्कंदगुप्त के रूल के दौरान हुणों ने किया। बाद में सम्राट स्कंदगुप्त ने नालंदा की मरम्मत कराई और साथ में लाइब्रेरी भी बनवाई। दूसरा आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुआ, जब कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। यह हमला बंगाल के गौड़ शासकों ने हर्षवर्धन से पॉलिटिकल डिस्प्यूट के कारण किया। और तीसरा आक्रमण 12वीं सेंचुरी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति पर क्रूर प्रहार था। खिलजी ने नालंदा महाविहार के हजारों आचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं की निर्मम हत्या कर दी। साथ ही नालंदा के पुस्तकालय में आग लगा दी। इस आग के साथ हजारों पांडुलिपियां और 3 लाख पुस्तकें जलकर नष्ट हो गईं और यह पुस्तकें लगातार 6 महीने तक जलती रही थीं। खिलजी ने केवल नालंदा में आग नहीं लगाई, बल्कि यह आग ज्ञान की उन जड़ों में लगाई जो सैकड़ों सालों से दुनिया भर में ज्ञान का प्रकाश फैला रही थी। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि भारतीय सभ्यता की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक था। आपको क्या लगता है, क्या भारत फिर से ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बन पाएगा?